आपने जो बताया उससे गांव वाले तो ज्यादातर बाहर निकल जाएंगे और उसके बाद कंपोजिशन स्कीम में आ जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई होगा रिटर्न कैसे भरें, तो हमारे जीएसटी सुविधा केंद्र में रिटर्न भरें और पहले महीने के 10 तारीख को भरनी है रिटर्न, इंफॉर्मेशन देनी है। बाकी जो रिटर्न है वो ऑटोमेट जनरेट होगी सिस्टम में, भरने की कोई आवश्यकता नहीं उनको। ये कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन है। इसलिए वो कई बार क्या है, आज की तारीख में करों का इतना मकड़ जाल है। आपने ठीक कहा कि सबसे ज्यादा सुधार होगा तो लोगों को लगेगा एक ही टैक्स है। जैसे आज हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो एक इनकम टैक्स है और वेल्थ टैक्स। चलो इनडायरेक्ट टैक्स, एक्साइज तो खत्म हो चुका। हाँ वो खत्म, जीएसटी में खत्म हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब इनडायरेक्ट टैक्स सारा खत्म होकर जीएसटी आ जाएगा तो एक तो हम सुविधा केंद्र के माध्यम से लोगों को सहायता देंगे। दूसरा जो आपने एक प्रश्न किया कि इंटरनेट का सिस्टम, इतने सिस्टम जनरेट कैसे करेंगे। हमारा जीएसटी नेटवर्क बहुत बड़ा सिस्टम डेवलप हो रहा है, बहुत बड़ा सिस्टम डेवलप हो रहा है। ट्रायल हुआ या कुछ फील्ड ट्रायल किया गया? हम ट्रायल भी कर रहे हैं लगातार इसमें हम, क्योंकि क्यों नहीं, जब 1 जुलाई से होना है तो जून जुलाई के बीच में ट्रायल बेसिस पे नहीं लगातार हम इसमें प्रयास में हैं। आप चिंता नहीं करें, 1 जुलाई से होना है। जीएसटीएन सिस्टम हमारा बहुत स्ट्रांग सिस्टम बनना रहा, क्योंकि इतने आपके बिल जनरेट हो गए। अब जैसे आप बता रहे थे ना कि कोई आदमी 2 नंबर का धंधा करेगा, मुश्किल होगा। मुश्किल नहीं, उसमें कैटेगराइजेशन कर लेंगे हम कि ये डीलर ए कैटेगरी का है, इससे माल खरीदेंगे तो आपको फायदे में रहेंगे। ये बी कैटेगरी का है, ये सी कैटेगरी का है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं मंत्री जी। जैसे हम लोगों ने इंटरनेट पे देखा है, ट्रिप एडवाइजर और ये सब, इंटरनेट इज अ बिग लेवलर और प्रजातांत्रिक व्यवस्था को बढ़ावा देने वाली चीज है। आप घर के कमरे में बैठ करके कैसे ट्रिप एडवाइजर में आपके होटल एक्सपीरियंस को रेट कर देते हैं, रेट करके उसकी 4 स्टार रेटिंग, अमेजन में जाते हैं, फ्लिपकार्ट में जाते हैं, आप उसकी रेटिंग कर देते हैं और पता रहता है कि इसके यहां से अगर हमने सामान खरीदा तो उसको लौटाने वाले लोग कितने हैं। तो अपने आप है ना, सेल्फ डिसिप्लिन इससे जनरेट होगा। सही बात बताई आपने। तो अगर कोई ई कैटेगरी का डीलर है फिर भी आप उससे माल खरीदे तो आप रेस्पॉन्सिबल हो, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। इसलिए वो जो ई कैटेगरी वाला डीलर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, फिर डी वाला समाप्त हो जाएगा। लेकिन इससे कहीं लाइसेंस राज और ये वाला इंस्पेक्टर राज वाले लोग दुखी तो नहीं हो जाएंगे? वो मैं ये क्या कह रहा हूं सुराना जी, उनके दुख को दूर कैसे करेंगे? जीएसटीएन में ह्यूमन इंटरफेस कब से कम होगा, तो उससे दुख हो जाएगा ना। वो होगा तभी तो कई आपने देखा होगा कुछ लोग हड़ताल भी कर रहे हैं। हाँ, तो उसको कैसे डील करेंगे? वो हम डील कर रहे हैं, उनसे भी हमने समझाया भाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम करेंगे और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जनता को हम सुविधा देंगे। क्योंकि कैसे चलेगा जी देश? आप देखिए कि अभी लॉजिस्टिक चार्जेज इंडिया में कितना आ रहा है, 13%, और अमेरिका में कितना आ रहा है, 8%। क्या 5% के इंटरेस्ट, 5% के अंतर पे काम करेंगे तो भारत का आदमी लेवल प्लेइंग फील्ड में कैसे रहेगा जी? अगर देश को इतने का अंतर है। और लॉजिस्टिक तो एक आइटम है, लॉजिस्टिक में आपके ट्रक आ गए, आपके वेयर हाउस आ गए और ये सर्विसेज जो ट्रांसपोर्ट वाले आ गए। इसमें 13% चार्जेस है। एक ट्रक जम्मू से चलता है और अगर चेन्नई पहुंचना है, जीएसटी के बाद वो आराम से चलेगा। ये सब चेक, कोई चेक पोस्ट कोई नहीं, सब नहीं। अगर कोई अगर सिस्टम ने पकड़ा, आदमी नहीं पकड़ेगा। अगर सिस्टम ने पकड़ा। मेरा प्रश्न ये है कि जो कई ट्रक ड्राइवर्स भी हो सकता है देख रहे होंगे, जो अगर जीएसटी के बाद वो अगर जम्मू कश्मीर से चला कन्याकुमारी तक, उसको कहीं कोई भी कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। सिस्टम ने पकड़ा तो रुकेगा, नहीं तो आदमी नहीं रोकेगा। जब आदमी नहीं रोकेगा, ट्रक को कैसे सिस्टम पकड़ेगा? किसको? चलते हुए ट्रक को कैसे पकड़ेगा? किसको? सिस्टम कैसे? उसने बिल जैसे जम्मू से चला उसने फीड कर दिया, उसके हमारे सिस्टम में आ जाएगा कि इसका जो ये बिल है, इस बिल में गड़बड़ है। नहीं, लेकिन आपका जैसे जम्मू वाले आदमी ने सिस्टम में किया था, हमारे ध्यान आ गया ना, सिस्टम में आ गया ना वो। अच्छा, yes. सिस्टम में आ गया वो, तो ट्रक चल रही है। अरे ट्रक चल रही है, उससे पहले ही पता चल जाएगा ये ट्रक जो आ रही है इस नंबर की, इसमें बिल के गड़बड़ है। तो चेक पोस्ट पे आदमी तो बैठा रहेगा, लेकिन वो सिस्टम गड़बड़ होगी तो रोकेगा, नहीं तो नहीं रोकेगा। हम लोग सोच रहे थे आदमी नहीं बैठे। नहीं, आदमी तो बैठेगा लेकिन रोकेगा। वो देखता रहेगा, उसका कोई सिस्टम होगा जिसे यस वो ओके करता रहेगा, वो कंप्यूटर ओके कर देगा। ओके। जैसे आप अभी लेते हो ना, जैसे किसी टोल नाके पे जाते हो और किसी ने महीने का पास ले लिया तो वो कंप्यूटर बता देता है ना। अच्छा। लाइक दैट। बहुत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ही इनोवेटिव उपयोग कर रहे हैं जी। और मोदी जी का जो ये चार्म है आईटी का, वो अब पहली बार फलीभूत होते हुए हम लोग सब नागरिक लोग देख रहे हैं। जी। और मुझे लगता है एसएमएस वगैरह भी आने लग जाएंगे, तुम्हारा ट्रक निकल गया। यस। तो ये एक अच्छी बात आपने जीएसटी के बारे में बताई।
हमारे बीच केंद्रीय मंत्री CR चौधरी साहब भी पधार चुके हैं, जल्द ही। नमस्कार चौधरी साहब। इनके साथ भी कॉन्क्लेव का हम दर्शक आनंद उठाएंगे। अभी मेरा नेक्स्ट प्रश्न यह है मेघवाल साहब से कि एनपीए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। बैंक्स भी वित्त मंत्रालय के अंदर में आते हैं, ज्यादातर उनका संचालन वित्त मंत्रालय की गाइडलाइंस के तहत होता है। और जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं और जैसा मीडिया के थ्रू पता चलता है हमें, 8 से 9 लाख करोड़ बता रहे हैं एनपीए हो गया है। तो ये एक बहुत ही बड़ी संख्या है और एनपीए के चलते एक भार आता है, सरकार के ऊपर भी भार आता है। और हम कागजों भले ही कितना ही दिखाते रहे, अपनी बैलेंस शीट को अच्छा दिखाते रहे, लेकिन एनपीए पे रोक लगाना बहुत ही जरूरी है। हमें कुछ कदम जरूर आभास हो रहा है कि सरकार उठा रही है। आप थोड़ा विस्तार में बताएं इस पे क्या हुआ कि इससे ओवरऑल जनता का भला होगा। देखिए, अर्थव्यवस्था में एक बैंकों का बड़ा रोल है और बैंकिंग सिस्टम में एक रेगुलेटर है जिसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कैपिटल मार्केट में जो आरबीआई जो रेगुलेटर है उसका नाम है सेबी, और इंश्योरेंस सेक्टर में जो रेगुलेटर है उसका नाम है आईआरडीए। ये कहीं ना कहीं कोई आदमी इन तीनों रेगुलेटर से संपर्क में आता ही आता है। बड़ा आदमी जो एनपी होता है, छोटा आदमी एनपी होता है, तो बैंकों के सीधा संपर्क में आता है। हमने एक ऐसी व्यवस्था की है, 60 डेज का हमारा एक नॉर्म्स होता है। 60 डेज में अगर उसकी किस्त नहीं आती है तो बैंक उसको एनपीए कर देते हैं, जिसको बढ़ाया 90 डेज किया। लोगों की डिमांड आती है कि इसको 180 दिन करो, लेकिन अब हमने तय किया कि 90 डेज ही रहेंगे। छोटे केसेस में जहां बहुत छोटा लोन है, मॉरेटोरियम पीरियड भी बैंक कई बार 60 डेज में शुरू कर देते हैं, लेकिन 90 डेज में अगर उसकी किस्त नहीं आती है तो वो एनपीए घोषित हो जाता है। ऑटोमेटिक क्या ये सिस्टम? हाँ, सिस्टम है, ये ऑटोमेटिक घोषित हो जाता है। घोषित होने के बाद होता क्या है? घोषित होते ही बैंक के पास अधिकार आ जाते हैं उसकी प्रॉपर्टी गिरवी जो रखी रहती है, कोलेटरल सिक्योरिटी, उसको बेचने का, ऑनलाइन ऑक्शन का, ये अधिकार आ जाते हैं। तो तुरंत वो जो ये तो अधिकार पहले भी थी, ऑनलाइन का उसमें कम था, नहीं तुरंत क्या करता है एंटरप्रेन्योर आता है कि हमें वन टाइम सेटलमेंट कर दो। दो चीजें होती है उसमें, एक तो वो कहता हमारा वन टाइम सेटलमेंट कर दो, दूसरा कहता है कि हमारी टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया, बाजार में उतार चढ़ाव आ गया, तो हमारे लोन को रीस्ट्रक्चर कर दो। अब क्या है, कुछ लोन हमारे यहां ऐसे गए जिसके कारण कुछ लोग लोन यहां लेकर के बाहर चले गए, हम उसको प्रॉपर कार्रवाई नहीं कर पाए। तो अभी अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक एक्ट है 1949 का, उसमें अमेंडमेंट करके बैंकों को ताकत दे दी है। लेकिन रिजर्व बैंक के थ्रू होगा ये? हाँ, होगा रिजर्व बैंक के थ्रू, और बैंकों को ज्यादा ताकत देती है। अब कोई भी आदमी एक तो बाहर नहीं जा पाएगा, और अगर गया है तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी है उसके वो सारी ऑक्शन करने का पावर। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि राजनीतिक रूप से हमें इसे बैलेंस करने की जरूरत है? कहीं ये तो नहीं है कि सारे एंटरप्रेन्योर इतने डर जाएंगे अगर एक साथ भूकंप टाइप की चीज कर देंगे, सबके एकदम ऑक्शन होने लग जाएंगे? इसको भी तो देखना है, यही तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं। देखिए, नहीं, उसमें इसलिए तो रिस्ट्रक्चर का प्रावधान है। अगर हमें लगता है कि बाजार की मार के कारण ये अकाउंट एनपीए हुआ है तो उसको हम रिस्ट्रक्चर करेंगे। फिर बैंकरप्सी एक्ट भी तो आया है, उसका कोई फायदा है क्या? देखिए, बैंकरप्सी एक्ट अलग चीज हो गई, बेनामी प्रॉपर्टी वाली अलग चीज हो गई, वो तो अलग विषय है। नहीं, जैसे किसी का एनपीए, वो कहता है मैं बैंकरप्ट हो गया, तो आप उसको पकड़ सकते हो क्या? देखिए, मैं कह रहा था कि आपका बाइफर था ना, बीआईएफआर, आईएफआर, इन और कंपनी लॉ बोर्ड, इनके सारे केसेस अब आपका एक बोर्ड बना हमारा, नया हुआ है। नया बोर्ड बना है जिसको आईबीबीआई कहते हैं, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। वो जो बना है उसमें ये फिर एनसीएलटी बन गया, इसमें ये केसेस आ गए, कंपनी लॉ बोर्ड के भी आ गए और बीआईएफआर के भी। बीआईएफआर में क्या होता था, परसों केस चल रहे थे और सेटल नहीं हो रहा था। अब इस गवर्नमेंट ने आपके नए जो ये सिस्टम बनाया है उसमें जल्दी टाइम से डिस्पोजल होगा, और जो प्रॉपर्टी पड़ी है, जिसको 10 साल तक प्रॉपर्टी पड़ी, उसका डिस्पोजल ही नहीं हो रहा था, बीआईएफआर में केस चल रहा है। अच्छा, बीएफआर अब खत्म हो गया। बीएफआर को हमने खत्म कर दिया। ये आपके जानकारी के लिए कई ऐसी जो संस्थाएं थी जिनका उपयोगिता खत्म हो गई थी, वो इस सरकार ने खत्म कर दी है। तो अब केवल एक ही जगह होगी जहां पर ये सब, एनसीएलटी के अंदर ही होगा, पूरे देश का। और एक रेगुलेटर बना दिया इसका भी हमने, जिसका हमने आईबीबीआई का जिक्र किया था।
अच्छा, उसकी नोटिफिकेशन वगैरह सब सब निकल गई, सब बैंक भी बन गया वो। लेकिन शायद इसका जनता में अभी तक मैसेज बैंक नहीं गया। करप्सी और इंसॉल्वेंसी का एक बोर्ड बन गया है। अच्छा, तो एनपीए का इससे संबंध रहेगा? यस, जिसको रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं, वो रिस्क मैनेजमेंट वाला काम आईबीबीआई करेगा अब। अच्छा, अब हम थोड़ा सा जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इंबैलेंस की चीज है, चाइना का जो डर है भारत के उद्योगपतियों पर, उस पर थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक जनरल फीलिंग भारत के सारे छोटे उद्योगपति जो भी हैं वो सब ये कहते हैं, मैं जहां भी मिलता हूं और जनरली जहां भी पढ़ता हूं, कि हमारी तो ये फैक्ट्री थी वो बंद हो गई, खिलौना फैक्ट्री बंद हो गई, हमारी वो फैक्ट्री बंद हो गई। सबके पीछे कारण देखोगे तो ये आएगा कि चाइना से सस्ता इंपोर्ट आ रहा है, और चाइना हमें एक जगह तो आंखें दिखाता रहता है, ऊपर से अपना सस्ता खिलौना यहां बेच रहा होता है। ये एक जनता का जनरल प्रश्न है, इसके बारे में आप कुछ बताएं कि चाइना जो हमारी इंडस्ट्री में घुन की तरह घुस रहा है, उसको हम कैसे रोकें? आपका सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जन टीवी के माध्यम से। ये जो पिछली दिवाली गई, इस दिवाली में एक अपील हुई थी हमारे नेता के द्वारा, ठीक है, और लोगों ने जगह जगह अपील करवाई कि हम दिवाली पे चाइना के पटाखे नहीं लाएंगे। और कितना फर्क पड़ा चाइना को लगा कि इंडिया से अगर ऐसा हुआ तो हमारा तो बिजनेस ही चौपट हो जाएगा। और आपने देखा होगा असर देखा होगा, जगह जगह लोग दस्तखत करा रहे थे। क्यों करा रहे थे? ये भावना जो आप कह रहे हो, ये जनता की भावना है, सारे प्रोडक्ट्स में आनी चाहिए। इस भावना का असर आपको हर प्रोडक्ट में देखने को मिलेगा। लेकिन हम WTO एरा में जी रहे हैं सुराना साहब, हम ये जो WTO एरा तो पूरा खुल्ला धमकाते हैं, हमारे गेट का एग्रीमेंट है, लेकिन हम एंटी डंपिंग का काम भी कर रहे हैं। और दूसरा, जो आपके चाइना के जो सामान आ रहा है ना, उसमें हमारे इंडियन इंडस्ट्री डिस्टर्ब नहीं हो, इसका चिंता सरकार कर रही है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। पटाखा जो दिवाली पे आता था, उसका कितनी कमी आई है। इस बजट में कोई बड़ा फटाखा आप फोड़ोगे इस बार? कुछ भी हो सकता है, लेकिन दिवाली पे कितनी कमी आई है ये देखा है जनता ने। दिवाली में तो देखा है, तो आगे भी इसको आपको देखने का अवसर मिलेगा। आगे अब हम जल्द ही इसको कंक्लूड करते हैं, और जनता का कोई प्रश्न है तो हम मंत्री महोदय के सामने रख सकते हैं। सीए सचिंद्र मिश्रा, दो भाई। सीए सचिंद्र मिश्रा जी का प्रश्न है, जयपुर के नामी सीए हैं। नमस्कार सर, थैंक यू। मैंने काफी काम किया उद्योग विभाग। बिल्कुल, आप परिचित हो हमारे से, और हमारा महकमा ही कॉर्पोरेट अफेयर से संबंधित पूछोगे या वित्त मंत्रालय का पूछोगे? नहीं सर, आप जीएसटी से संबंधित पूछना चाहता हूँ। जीएसटी? जी, जीएसटी में सर जो अभी ट्रांजिशन फेज आएगा, उसमें बहुत सारे लोगों को, जो व्यापारी हैं, उन लोगों को काफी तकलीफ आएगी, और काफी सारी उसमें नॉन कंप्लायंसेस हो सकती हैं। तो उसके लिए ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप ऐसा साल 2 साल के लिए, कि अगर कोई नॉन कंप्लायंस हो तो उसकी कोई इनिशियल फेज में उसको पेनल्टी नहीं लगाई जाए। समझ गए सचिन जी, क्या आप जेल वेल से लोग बहुत डर रहे हैं, आप बाद में जेल की बात हो रही है। आप चाह रहे हो कि जो पेनल्टी क्लॉज हैं उनको डेफर करें, ये आप चाह रहे हो? जी। देखिए, सरकार के ये ध्यान में विषय आया हुआ है, डिसीजन जीएसटी काउंसिल लेगी। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार डराने के लिए नहीं है। आपको सरकार जितनी सुविधा दे सकती है इनिशियली, अब इसमें समय कितना होगा, 3 महीने देंगे, 1 महीने देंगे, 2 महीने देंगे, 6 महीने देंगे, ये तय करेगी जीएसटी काउंसिल। लेकिन शुरू में हम आपको रिलीफ देंगे। चलिए, एक बहुत बड़ी एक प्रश्न और है मेरा, बात मंत्री जी ने कही। जो पाकिस्तान के साथ हमारे, जो हम देख रहे हैं वॉर के अंदर, हमारे सैनिकों के साथ, और कश्मीर में वो लोग क्या काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमने उनका जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस है वो बरकरार रखा हुआ है, उसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, ये विषय जो हमारी सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति है उसने सीज किया हुआ है, लेकिन इसमें भी आपको जल्दी सकारात्मक कोई फैसला सुनने को मिलेगा। थैंक यू सर। मंत्री जी इशारे में काफी इंगित करते हैं। अब कोई दूसरा प्रश्न है जल्दी से? सर, एक छोटा सा प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने एक यूजरी लोन एक्ट बना रखा है, जिसके तहत जो क्वार्टरली रेस्ट, या जिसको हम लोकल लैंग्वेज में चक्रवृद्धि ब्याज कहते थे, उसको अपराध बना रखा है। पर जो सरकारी बैंक हैं या जो बैंक्स बनाई हैं, उनका जब नेशनलाइजेशन हुआ या बैंक्स बाद में आई, तो चक्रवृद्धि ब्याज को हमने बैंक्स को छूट दे रखी है, और जिसका रिजल्ट ये है कि इंडिया की जो बैंक रेट्स है वो इंटरनेशनल बैंक रेट से बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं।
तो प्रेजेंट सरकार का इस मामले में क्या विचार है? देखिए, आप दो चीजें कह रहे हो।